Hello students. So I am with the new video of class 9th science case study question based on the chapter 8, that is journey inside the atom. So without wasting much time, let's start with the first question. See, scientists have always been curious to know what an atoms look like. Over the years, several experiments were performed and many scientists they proposed different models of the atom. The first scientist, that is, we'll see J.J. Thomson. He discovered the electron and proposed the plum pudding model in which electrons were embedded in a positively charged sphere. ये था J.J. थॉमसन का. ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्वेश्चन के अंदर ही आंसर्स रहते हैं. ओके, लेटर रदरफोर्ड परफॉर्म्ड द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट विच शोड दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी न्यूक्लियस. बोर देन ही proposed that electrons they revolve around the nucleus in a fixed energy levels. और ये उनके इधर मॉडल दिया है. J.J. Thomson मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड फाइनली द बोर्स मॉडल. ओके, सो इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस है. देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट proposed the plum pudding model? Already we know the plum pudding model was proposed by whom? J.J. Thomson. Okay, J.J. Thomson proposed the plum pudding model in which electrons were embedded मतलब थे. ओके, उधर थे, वो पॉजिटिव स्फीयर के अंदर प्रेजेंट थे, रैंडमली प्रेजेंट थे. क्या? इलेक्ट्रॉन्स वेर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर. उसका मॉडल क्या था? ये पॉजिटिव स्फीयर था और ये पॉजिटिव स्फीयर में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे. इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं. ये क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है. ये था J.J. थॉमसन का मॉडल. याद रखो, J.J. थॉमसन का मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट. रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दिया? रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि उसके गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शंस. देखते हैं ऑप्शंस क्या है फर्स्ट. ओके, उससे पहले मैं आंसर्स नहीं बताऊंगी. रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. नो, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन्स को. ओके, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस. यस, ये करेक्ट है. अभी नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं. एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. नो. नेक्स्ट, न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. नो. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस. किससे पता लगाया उसने? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. नोट डाउन करो आंसर्स. Rutherford he performed the gold foil experiment that showed that most of the alpha particles का experiment था. alpha scattering. Okay, alpha particle scattering experiment. Most of the alpha particles they passed straight through, proving that most of the atom is empty space. याद रखो. Okay, next, why did Rutherford reject Thomson's model? Reason क्या है? Why he rejected Thomson's model? He rejected Thomson's मॉडल बिकॉज हीज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसका जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पॉजिटिव चार्ज वाज नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड. थॉमसन के मॉडल में क्या था? पॉजिटिव स्फीयर था और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे, हाँ ना. बट रदरफोर्ड ने क्या बोला? इधर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है थ्रू आउट द स्फीयर, बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल डेंस रीजन विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. इधर न्यूक्लियस है और इधर बड़ा सा एटम है. ये न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है. ओके, ये था रदरफोर्ड का मॉडल. इसीलिए इसने ये थॉमसन मॉडल को रिजेक्ट किया. पॉजिटिवनेस इधर रहता है और इलेक्ट्रॉन्स इधर रहते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहते हैं. ये है तुम्हारा रदरफोर्ड का मॉडल. एंड हियर मोस्ट ऑफ द एटम वॉज एक्चुअली एम्प्टी स्पेस. इधर जो है ये क्या है? मोस्ट ऑफ द एटम इट इज़ एक्चुअली एम्प्टी स्पेस. याद रखो. Shall I repeat the answer again? That Rutherford he rejected Thomson's model because, you can just note it down, his gold foil experiment demonstrated that positive charge was uniformly spread throughout the sphere, but it was concentrated in a
This positive charge is not uniformly spread throughout a sphere but is concentrated in a very small dense region called as nucleus, and most of the atom is empty space. Okay, next question. Which model first explained the stability of electrons in an atom? कौन सा model? That is Niels Bohr model. That is Bohr model. Okay, याद रखो, stability of electrons in an atom. He proposed that इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व होते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड इधर मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्पेसिफिक नॉन रेडिएटिंग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स. इधर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स रहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल्स. और ये शेल्स में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहता है विच दे मूव इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लूजिंग एनर्जी एंड फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस. ओके, नेक्स्ट केस स्टडी में आते हैं. देखो here I will read the question. Doctors use some radioactive isotopes to diagnose and treat certain diseases. For example, iodine 131 is used to treat thyroid disorders. Isotopes of an element have same number of protons but different number of neutrons. Therefore they have the same atomic number but different mass number. ये क्या है? आइसोटोप है. ऑलरेडी हमें डेफिनेशन पता है आइसोटोप का. आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. इधर कुछ यूजर्स ऑफ आइसोटोप्स इन मेडिसिन दिया है. आयोडीन 131 यूज करते हैं हम लोग इन थायराइड डिजीज में डायग्नोसिस के लिए. ओके, हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स. तो इसका क्वेश्चंस देखते हैं. आइसोटोप्स हैव सेम व्हाट? आइसोटोप्स हैव सेम what? Atomic number. Same atomic number. Next, which statement is correct? Second question. Isotopes have different chemical properties. Okay, isotopes have different chemical properties. False. Isotopes have different atomic numbers. फॉल्स. सेम एटॉमिक नंबर है ना, ऊपर ऑलरेडी हमने पढ़ा है इधर सेम एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यस, आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. याद रखो. ओके, सेम प्रोटॉन्स रहता है बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहता है. इधर आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये रॉन्ग है. फिर से सेम प्रोटॉन्स रहता है, प्रोटॉन सेम है बट क्या अलग है? न्यूट्रॉन्स अलग रहता है. ओके, ये ऑप्शन सी करेक्ट है तुम्हारा इधर. नेक्स्ट कमिंग टू, इधर एक एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने. एग्जाम्पल देखो, कार्बन 12 और कार्बन 14. इसका कार्बन 12 का 6 प्रोटॉन्स, इधर कार्बन 14 का भी 6 प्रोटॉन्स. सेम प्रोटॉन्स है बट इधर 6 न्यूट्रॉन्स है, इधर 8 न्यूट्रॉन्स है. न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. तो ये तुम लोग एग्जाम्पल करके कंसिडर करके ये आंसर दे सकते हो. Next question. Why are isotopes useful in medicine? That is, they are radioactive isotopes. Okay, इधर लिख सकते हो radioactive isotopes. They emit radiations and this allow doctors to diagnose, and this radiation allow doctor to diagnose. याद रखो. and treat certain disease. Okay, for instance, if targeted radiation from isotopes can help image internal organs or destroy cancerous or diseased tissues such as thyroid disorders. याद रखो. Okay, radioactive isotopes, they emit radiation and this radiation helps the doctor to diagnose the disease. Next, write one example of isotope. isotope ऊपर ही ऑलरेडी एक दिया है तुम्हें, आयोडीन 131. ओके, नेक्स्ट एक तुम्हारा दूसरा भी हो सकता है कार्बन 14, ये भी हो सकता है. दूसरा कोबाल्ट तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही है, कोबाल्ट 60. यू कैन जस्ट रेफर माई नोट्स एज वेल. आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ माई नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन इन द डिस्क्रिप्शन. यूरेनियम 235
यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फ्यूल करके यूज़ करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूल। ये किसी एक आइसोटोप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, ओके। मैंने एक क्वेश्चन आयोडीन के ऊपर लिया है, इन सिमिलर वे कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को। नेक्स्ट, ये था आइसोटोप रिलेटेड केस स्टडी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया वापस। रदरफोर्ड कंडक्टेड द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ही डायरेक्टेड अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इधर फिगर देखो ऑलरेडी दिया है मैंने, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल पे इधर से उसने इधर से पास किया, ओके, इधर पास किया। So most of the alpha particles passed straight, इधर दिया है मैंने, most of the alpha particles passed straight through the gold foil and some were deflected, कुछ deflect हो रहे थे, and very few they bounced back. This experiment led Rutherford to conclude that atom has a small dense positively charged nucleus. Finally उसने क्या conclusion दिया? That atom has a small dense positive charged nucleus. Nucleus उसका positive रहता है and most of the atom is empty space. ये था उसका एक्सपेरिमेंट। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? द एटम इज सॉलिड एंड इनडिविजिबल। रॉन्ग, ये नहीं हो सकता है। बी, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। अभी ये तो नहीं बोल सकते हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। यस, ये मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। वो बी क्या था? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज नील्स बोर थियरी, ओके। अभी इसका आंसर क्या है? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन डी भी देखो, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये भी उसने नहीं बताया था। उसने बताया कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज्ड, स्मॉल डेंस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड करके बोला था, बट ये नहीं बताया कि न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस, ओके। सो उसने उसका कंक्लूजन क्या था? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टिकल्स वेर यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट? ऑलरेडी वी नो विच पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। वो एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। कौन सा पार्टिकल यूज किया है उसने? अल्फा पार्टिकल्स यूज किया है, याद रखो। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल? क्या रीजन है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल बिकॉज most of the space in an atom is empty. रीज़न क्या है? उधर ही ऊपर था उसके एक्सपेरिमेंट में, most of the space inside the atom is empty, meaning देर वेर नो ऑब्स्टेकल्स, कुछ भी नहीं था उसको रोकने के लिए ऑब्स्टेकल और हैवी पॉजिटिव चार्ज इन दोस रीजन टू डिफ्लेक्ट देम। समझ में आया? वो कुछ बाउंस होने के लिए ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी नहीं था। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव रहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ओके। तो सिंस वो मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी रहने के वजह से एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल्स दे वेर मूविंग स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, याद रखो। एंड वाई डिड अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक? इसका रीज़न क्या है? अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स दे बाउंस्ड बैक बिकॉज ऑल द पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो किधर लाई होता है? इट लाइज इन द स्मॉल टाइनी डेंस रीजन एट द सेंटर। किधर रहता है? स्मॉल रीजन में रहता है एट सेंटर, याद रखो, ओके। एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस को पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को हिट करते हैं और थोड़े पार्टिकल्स बाउंस बैक होते हैं, रिवर्स बाउंस बैक होते हैं। समझ में आया? ये है उसका रीजन। नेक्स्ट, व्हाट डिड रदरफोर्ड कंक्लूड अबाउट द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम? रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया? ही कंक्लूडेड दैट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मली, ओके। ये थॉमसन का था, उसने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज फुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड है थ्रू आउट द स्फीयर, बट रदरफोर्ड ने इसको रॉन्ग
प्रूव किया, क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम बट इंस्टीड इट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड वेरी स्मॉल डेंस रीजियन विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। याद रखो, ये था उसका कंक्लूजन। समझ में आया? यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जे थॉम्सन मॉडल का है। जे थॉम्सन ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ, उधर दिया है मैंने उसका कैथोड रे ट्यूब। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड अ बीम ऑफ रेस दैट इज कैथोड रेस, इधर से कुछ कैथोड रेस, एक कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ओके, कैथोड इज एन इलेक्ट्रोड, एनोड इधर ये भी इलेक्ट्रोड है। इधर से जब बीम ऑफ हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, इधर एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये इसको और इसको मिला के इधर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बीम ऑफ रेस दैट इज कैथोड रेस वो निकलते हैं, दे ट्रैवल टू द कैथोड, सॉरी दे ट्रैवल फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से ट्रैवल करके किस तरफ जाते हैं, एनोड के तरफ जाते हैं, एंड दीज रेस कॉज अ ग्लो ऑन द स्क्रीन। इधर एक स्क्रीन रखा है, ये स्क्रीन क्या होता है, ग्लो होता है। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द रेस बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ओके, कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तभी क्या होता है, रेस दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट के तरफ ऐसे बेंड होता है, विच शोड दैट रेस वेर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जो रेस निकल के आते हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स है, एंड दीज पार्टिकल्स दे वेर फाइनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। याद रखो, कंक्लूजन भी दिया है, कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है देखो, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, किसने डिस्कवर किया, जे थॉम्सन। ऊपर देखा ना, जे थॉम्सन का मॉडल है, एक्सपेरिमेंट है, ओके, टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 11th स्टैंडर्ड साइंस अगर ऑप्ट करोगे तो सेम वापस सेम टॉपिक आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ओके, उसमें ये फुल डिटेल में है। नाउ एट प्रेजेंट तुम लोग वो जो दिया है केस स्टडी उसके बेसिस पे आंसर करो। इन द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो ऊपर दिखाया था, द रेस ट्रैवल्ड फ्रॉम किधर से किधर, ऑलरेडी हमें पता है, दे ट्रैवल्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ओके, कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ट्रैवल कर रहे थे। Next question, when a magnetic field was applied, the cathode rays they bend towards, उधर ऑलरेडी दिया था हमने वो केस स्टडी में, they bend towards positive plate, they bend towards the positive plate when magnetic field was applied. Next question, what does the bending of cathode ray towards the positive plate indicate? What क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट कैथोड रेस जो है वो क्या है, they are negative charged particles, they are negative charged particles and they are opposite टू द एनोड, मतलब अपोजिट चार्जर टू द एनोड, एनोड पॉजिटिव रहता है, ओके, कैथोड रे से नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स जाके पॉजिटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, यही ये बेंडिंग ऑफ कैथोड रेस टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड जे थॉम्सन कंक्लूड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, उसने क्या कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड दैट कैथोड रेस आर स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल, कैथोड रेस क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स है, एंड दे वेर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। वो कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स को क्या बोला था, फाइनली उसने इलेक्ट्रॉन्स करके बोला था, ओके, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट case study. See here again, I will show you, just go through it and find the answers, okay. Next question, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के ऊपर है। देखो, नील बोर proposed a new model of atom to explain the stability of electrons in an atom. According to Bohr, electrons they revolve around the nucleus in a fixed circular path. Electrons revolve करते हैं circular path में, and these path are called as orbits और shells बोलते हैं। इधर दिख रहा है ना फिगर में, K shell, L shell, M shell, N shell. These orbits they have definite energy and electrons cannot exist between these orbits. An electron can jump from one orbit to another only by absorbing or releasing a fixed amount of energy, okay.
ये था नील बोर का एक्सपेरिमेंट. नाउ हु प्रोपोज्ड द मॉडल शोन इन द डायग्राम. किसने प्रपोज किया, ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया, नील बोर का एक्सपेरिमेंट है, नील बोर ने. Next, in Bohr's model, the electrons they revolve around the nucleus in random path? No. Straight path? No. Fixed circular orbits? Yes. Fixed circular orbits called as fixed circular path called as orbits. Elliptical paths? नहीं, ये भी नहीं है. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेल इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट में कौन रहता है, फर्स्ट के शेल रहता है, नेक्स्ट एल शेल रहता है, नेक्स्ट एम शेल रहता है. सो क्लोजेस्ट कौन सा है, के शेल, याद रखो के शेल. ओके, के एल एम एन एंड सो ऑन, ऐसे रहता है. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स. What happens when an electron jumps from a lower energy orbit to a higher energy orbit? तभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, it absorbs a fixed amount of energy, absorbs fixed amount of energy from a lower energy to higher energy. और higher से lower आने से वो radiate करता है या emit करता है. समझ में आया, इधर जब ये लोअर से हायर जाता है इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, याद रखो. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड बोर्स मॉडल हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. क्या किया इसने, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी बाय प्रोपोजिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं विद डेफिनाइट एनर्जी लेवल्स वेयर दे डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी वाइल मूविंग. ओके, preventing them from losing energy and falling into the nucleus. ये था इसका मॉडल, याद रखो. ओके, इफ यू वांट द आंसर जस्ट गो टू माय नोट्स एंड यू कैन आंसर इट. ओके, नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के ऊपर है. रदरफोर्ड proposed a new model of the atom after performing the gold foil experiment. According to his model, the atom has a small dense positively charged nucleus at the center. Electrons they revolve around the nucleus in circular path. Okay, electron revolve करते हैं बाहर. Most of the atom is empty space. ये था इसका conclusion. The mass of the atom is concentrated in a nucleus because it contains positively charged protons and electrons are much lighter than the nucleus. ये ऊपर जो फिगर दिया है ये उसका मॉडल है रदरफोर्ड का. हु proposed this model of the atom? किसने propose किया, अर्नस्ट रदरफोर्ड. According to Rutherford model, the positive charge is concentrated in the nucleus. हमें पता है positive charge is present in the nucleus. So what moves around the nucleus in Rutherford model? Electrons. What moves around? Electrons. They move around the nucleus in the Rutherford model. Okay, but उसने वो सर्कुलर पाथ में है करके बोला था, बट कैसे है करके वो नील बोर ने एक्सप्लेन किया. ओके, स्टेबिलिटी फाइनली उसको नील बोर ने दिया. नेक्स्ट, व्हाई डिड रदरफोर्ड से दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस? बिकॉज ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग हिज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे. दे वर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. ओके, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, बेंड नहीं हो रहे थे, शोइंग दैट देयर वेर नो ऑब्स्टेकल्स और पॉजिटिव चार्ज इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द एटम. ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में उसका देखा, अल्फा पार्टिकल्स का सेम केस स्टडी इसी के ऊपर था, रदरफोर्ड का ही था. Next, fifth question, where is the mass of the atom concentrated according to Rutherford's model? Most of the mass is concentrated in the nucleus. किधर concentrated है, nucleus में, because it contains a positively charged protons. क्या रहता है इधर, positive charged protons रहते हैं. Okay, while electrons they move or revolve outside and they are much lighter and they have negligible mass. याद रखो, ये था
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ऊपर केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर है। एटम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमें पता है कौन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड दीज पार्टिकल्स दे कैन नॉट बी सीन विथ आवर आइज बट कैन बी डिटेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, एंड देयर आर 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये टेबल में दिया है देखो, एंड दे डिफर इन देयर चार्ज, मास एंड लोकेशन इन द एटम्स। सिंबल अलग है, चार्ज अलग है, मास अलग है, एंड लोकेशन इन द एटम भी दिया है। सो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज अ पॉजिटिव चार्ज? कौन सा है पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन। कौन सा है? पॉजिटिव प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन क्या है? जीरो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है। ओके, next, which subatomic particle is present around the nucleus in the shells? कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन they are present around the nucleus, okay, बाहर है, in shells और ऑर्बिट्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किधर है? ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, याद रखो। नेक्स्ट, which subatomic particles has no charge? नो चार्ज, जीरो चार्ज किसका है? न्यूट्रॉन का है, जीरो चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन का माइनस, नेगेटिव चार्ज रहता है, इसका प्लस चार्ज रहता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव। नेक्स्ट, कंपेयर द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद दैट ऑफ अ प्रोटॉन। उसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास 1/1836, और इसका कितना है मास? 1 है। रिलेटिव मास हम लोग 1 करके लेते हैं। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल और नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इसका मास क्या रहता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट, वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लोकेटेड इन एन एटम? किधर लोकेटेड है? इन द न्यूक्लियस। Where are they located? In the nucleus, central core of the atom में रहता है इधर, okay, central core में रहता है। Next, fill in the blanks questions है देखो। सब एटॉमिक पार्टिकल विथ अ चार्ज ऑफ -1 इज कॉल्ड एज, -1 वाले को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन का सिंबल क्या है? P+। न्यूट्रॉन्स हैव जीरो चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स या फिर इसको क्या बोलते हैं? शेल्स भी बोल सकते हैं। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस केस स्टडी अगेन। देखो, सब कुछ टेबल में दिया है, बाय चांस टेबल में नहीं दिया है तो भी तुम्हें पता रहना चाहिए इसका आंसर्स। ओके, these are very important case study from this chapter. I have covered from each and every topic. Just go through this case study question. Okay, next question, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम के बेसिस के ऊपर है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, एंड एवरी एटम हैज अ यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। दिस नंबर इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। यूनिक आइडेंटिटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z। ओके, याद रखो, एटॉमिक नंबर Z होता है हमेशा। एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास नंबर। मास नंबर हम लोग A करके बोलते हैं। सो एटम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एलिमेंट X है तो नीचे हम लोग उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और ऊपर हम लोग टॉप में क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं। इधर कुछ एलिमेंट्स दिया है तुम लोगों को, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, सोडियम, उनके सिंबल्स भी इधर मेंशन किया है कौन से है। एटॉमिक नंबर भी इधर दिया है 1 2 6 11। मास नंबर भी दिया है इधर। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी दिया है, और रिप्रेजेंटेशन, इन सभी का रिप्रेजेंटेशन भी दिया है टेबल में। जस्ट बाय सीइंग एट द टेबल, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन एटॉमिक नंबर Z कितना है? 6 है। ओके, ऐसे आंसर करना है तुम लोगों को। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम? मास नंबर ऑफ सोडियम कितना है? मास नंबर इधर दिया है देखो, मास नंबर कितना है? 23। कितना है? 23 ऐसे। सो ये इजी क्वेश्चन है। जस्ट यू पीपल आंसर दिस क्वेश्चन, यू पीपल आंसर दिस क्वेश्चन एंड गिव इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कुछ रॉन्ग हुआ तो आई विल हेल्प, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट रेफर करो टेबल को, स्क्रीनशॉट ले लो ये टेबल का या फिर लिख के ले लो, और उसके बाद आंसर करो ये क्वेश्चंस को। दिस इज़ द टेबल, क्वेश्चंस दिया है देखो। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया।
नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हीलियम एटम. न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. ओके, फॉर्मूला है A माइनस Z. तुम्हें क्या मिलता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलता है. ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई करके कैलकुलेट करो. एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया है टेबल में, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करने से तुम्हें न्यूट्रॉन्स मिलेगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम. ऊपर जाके देखो. नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम. ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला दे दिया है, वैसे ही कैलकुलेट करना है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम एटम. सोडियम Na, उसका फर्स्ट एलिमेंट का नेम लिखना है. इधर उसका क्या आता है? एटॉमिक नंबर आता है. ऊपर इसका मास नंबर आता है. कितना आता है देख के लिखो. ओके, इधर ये भी. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स है, कैलकुलेट करो एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैलेंसी के ऊपर है. Electrons revolve around the nucleus in different energy levels or shells. The maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is given by the formula 2n square. ये फॉर्मूला है. ओके, मैक्सिमम एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2n स्क्वायर जा सकता है. याद रखो, n का वैल्यू, अगर फर्स्ट शेल है तो n का वैल्यू 1 है, सेकेंड शेल है तो n का वैल्यू 2 है. ऐसे करके तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेल में जा सकता है. K शेल, L शेल, M शेल में. So the outermost shell electrons, they are called as valence electrons. Okay, outermost वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? valence electrons. They decide the combining capacity of the atom and this combining capacity of atom is called as valency. तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया है. इधर एलिमेंट्स दिए हैं कुछ, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम. उनका तुम्हें एलिमेंट का सिंबल भी दिया है, एटॉमिक नंबर भी दिया है इधर 3, 6, 8, 11. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है. K शेल, L शेल में सभी. ओके, K है ये फर्स्ट, L नेक्स्ट, L है नेक्स्ट, M है. इधर दिया है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी दिया है. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. 1, 4, 6, 1 ऐसे है. ओके, तो नेक्स्ट इसका वैलेंसी कैसे है? अगर वैलेंसी तुम्हारा 1, 2, 3 या 4 है तो एज इट इज़ लिखना है, यही तुम्हारा वैलेंसी हो जाएगा. ओके, अगर तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा 5, 6, 7 ऐसे है या 8 है तो तभी वैलेंसी क्या करना है तुम्हें? वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करना है? 8 माइनस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 8 माइनस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला है. ओके, 5 है तो 8 माइनस 5, आंसर 3 होगा. 6 है तो 8 माइनस 6, आंसर 2 होगा वैलेंसी. 7 है तो 8 माइनस 7, वैलेंसी 1 होगा. ओके, इधर तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया है, देखो इसका. ऑक्सीजन का 6 है तो वैलेंसी क्या होगा? 8 माइनस 6 होगा. ओके, वैलेंसी इज 2. ऐसे कैलकुलेट करना है. दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैलेंसी. क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. विच एलिमेंट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऑलरेडी हमें पता है ऊपर टेबल से कौन सा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन. नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स ऑफ ऑक्सीजन. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 2,6 है. नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज़ वैलेंसी 1. ऊपर जाके टेबल में देखो, वैलेंसी 1 किसका है? लिथियम का भी है, सोडियम का भी है. ओके, लिथियम एंड सोडियम. लिथियम ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? सोडियम. नेक्स्ट, व्हाई डू एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वैलेंसीज. इसका आंसर क्या है? एलिमेंट्स दे हैव डिफरेंट वैलेंसीज. नोट इट डाउन. बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है? डिफरेंट रहता है आउटर मोस्ट शेल्स में, हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का. रिक्वायरिंग देम टू आइदर गेन, लूज और शेयर अ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो गेन कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को. इसीलिए एलिमेंट्स को क्या रहता है? डिफरेंट वैलेंसीज रहता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. An element has electron distribution 2, 8, 5.
फाइंड इट्स वैलेंसी, 5 है तो मैंने ऑलरेडी बोला वैलेंसी क्या करते हैं 8 माइनस 5, दैट इज आंसर 3। वैलेंसी कितना है इसका 3 है। वो लोग तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछ सकते हैं, ओके 285 कौन सा एलिमेंट है करके। 15th एलिमेंट कौन सा है, 15 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है, कमेंट करो। 15th एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, विच एलिमेंट इट इज, कमेंट इट, comment. Next, how many electrons can the M shell hold at the maximum? देखो K n इक्वल टू 1 रहता है, L n इक्वल टू 2 रहता है, M n इक्वल टू 3 रहता है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या है 2n स्क्वायर, 2 इंटू n का वैल्यू क्या है m के लिए 3 है, 3 स्क्वायर, आंसर इज 18. How many electrons? 18 electrons M shell can hold. Next, state the relation between valence electrons and valency. Find out the answer. Okay, state the relation between valence electrons and valency. Already मैंने बहुत बार इधर रिपीट किया, बोलो क्या है करके आंसर फाइंड आउट करो। ये था तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के ऊपर। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सच एटम्स दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। यस वी नो दैट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एंड दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये है आइसोबार्स का डेफिनेशन, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। इधर कुछ आइसोबार्स दिया है, कुछ आइसोटोप्स दिया है, ओके इसके ऊपर क्वेश्चन है। ये हाइड्रोजन का है, प्रोशियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम है। ये कार्बन नाइट्रोजन आइसोबार है, सोडियम मैग्नीशियम आइसोबार है, पोटेशियम कैल्शियम आइसोबार है। नाउ इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो क्या बोलते हैं उसको आइसोटोप्स, ओके प्रोटॉन सेम है मतलब एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग है, क्या है मास नंबर इज डिफरेंट, ओके डिफरेंट न्यूट्रॉन्स मतलब मास नंबर डिफरेंट है तो आइसोटोप्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स देखो कौन से, ये सोडियम, इधर ऊपर 1123 लिखा है, ये नहीं हो सकता है। ये इधर हाइड्रोजन है, हीलियम है, दो अलग एलिमेंट है, ये भी नहीं हो सकता है। इधर कार्बन 12, कार्बन 13, ओके ये हो सकता है आंसर। नेक्स्ट हाइड्रोजन, ऊपर तुम्हारे क्वेश्चन में हाइड्रोजन का ही दिया है तो लेट्स टेक द हाइड्रोजन एज द ऑप्शन। कौन सा है हाइड्रोजन 1, दैट इज ट्रिशियम, दिस प्रोशियम एंड ट्रिशियम, ओके ये दिया है तो इसको ही ले लो। ये भी नहीं है, कार्बन 14 आता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 आता है, सॉरी कार्बन 12 और कार्बन 14 आता है, ये आंसर नहीं है, ओके बी आंसर नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम। मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम क्या है 2 है। नेक्स्ट, विच, ऊपर जाके चाहिए तो टेबल में देखो, रेफर करो, न्यूट्रॉन्स 2 रहते। नेक्स्ट, विच 2 एलिमेंट्स Which 2 elements are isobars of each other with mass number 23? मास नंबर 23 है, आइसोबार्स है, कौन सा है सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये तुम्हारे उधर दिया है मैंने टेबल में। सोडियम 11, इसका भी 23 है मास नंबर, इसका भी 23 मास नंबर, ओके आइसोबार्स है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ट्रिशियम, कैलकुलेट करो, आंसर बोलो कमेंट में। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 37, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, यू सॉल्व इट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने ऑलरेडी बोला, मास नंबर A माइनस एटॉमिक नंबर Z, कैलकुलेट करो। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ आइसोबार्स, ऑलरेडी टेबल में है, कौन सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो तुम लोग आइसोबार्स का, ये देखो टेबल में, ओके कार्बन नाइट्रोजन सोडियम मैग्नीशियम। सो दिस कंप्लीट्स योर case study question from this chapter, that is journey inside the atom, and also say me I have which MCQ or case study question I have to bring next in the form of video. Okay, thank you. Also please do subscribe to my channel Class Excellence.